हेलो दोस्तों, यह एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11वां है। टॉपिक का नाम है चोल एवं त्रिपक्षीय संघर्ष। तो देखो, आप सभी का बहुत प्यार रहा है एंशियंट हिस्ट्री में। यह हमारा अंतिम लेक्चर है एंशियंट हिस्ट्री का। लगातार हमने बहुत सारे प्रश्न किए हुए हैं और सब वीडियो में आप सबका ठीक ठाक प्यार मिला हुआ है। तो अगर अभी तक आप सोच रहे हैं कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें तो आपकी गलती है। मेरे हिसाब से सब्सक्राइब करना चाहिए, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जीके मिलती रहेगी आपको एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर पीडीएफ, पीआईक्यू समय समय पर प्रैक्टिस होते रहते हैं। ठीक है, और आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर फ्री मॉक्स, कोर्सेस और बहुत सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी आप ये रैंक अप पीआईक्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रैंक अप पीआईक्यू बैच ज्वाइन करने के फायदे मैं आपको गिनवा सकता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद गिनवा दे रहा हूँ। लेकिन अगर अभी आप ये बैच परचेज करेंगे तो आपको एक कूपन कोड यूज करना है PYQ50। ठीक है, और इस बैच की प्राइस जो हो जाएगी 149 हो जाएगी। तो आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। फायदे क्या हैं? तो सबसे पहले आपको मिडिवल हिस्ट्री का एक्सेस मिल चुका होगा, मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक्सेस मिल चुका होगा और इसके अलावा जियोग्राफी, पॉलिटी, इन सब का एक्सेस भी हो चुका होगा। साथ में फिजिक्स का भी जल्द से जल्द एक्सेस आपको यहाँ पर मिल चुका होगा। स्ट्रेटेजी की इकोनॉमी भी ऑन द वे है, तो सारी चीजें एक्सेस मिल जाएंगी। कैसे करना है एक्सेस लेना है आपको? तो सबसे पहले प्राइम अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर जा करके। उसके बाद पेड कोर्स सेक्शन में जाना है, एसएससी एग्जाम में जाना है और वहाँ पर इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी यहाँ पर स्लाइड भी चल रहा है, तो आप इस तरीके से एक्सेस ले सकते हैं। कूपन कोड यूज करके बहुत जल्दी 149 का आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके कई सारे फायदे हैं इसमें। ठीक है, जो फ्री वाले दोस्त हैं वो प्राइम जीएस टेस्ट वीडियो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर उनको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा और कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, या ईमेल भी कर सकते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष पालों, प्रतिहारों और के बीच हुआ था। तो किसके बीच हुआ था इसने पूछा है, और किसके बीच हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष बेसिकली तीन जो महान शक्तियां थी, तीन महाशक्तियां थी 8वीं और 9वीं सदी के बीच में। 8वीं से लेकर 9वीं सदी के बीच में तीन सबसे महान शक्तियां थी जिनके बीच में ये संघर्ष हुआ था। तो सबसे पहले जो पूर्व में थे, यहाँ पर अगर तीन शक्तियों के नाम देख लेते हैं हम थोड़ी सा। तो जो पूर्व में थे, यहाँ पर थे पूर्व में बंगाल, पूर्व में बंगाल और बिहार में, बंगाल और बिहार में शासन कर रहे थे। कौन थे बंगाल और बिहार में जो शासन कर रहे थे? वो थे पाल वंश के शासक, उनसे पाल वंशीय शासक थे। ठीक है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम का मतलब ये हो गया कि ये उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम वाले हो गए। और जो दक्कन वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा और दक्कन वाला जो क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जो करते थे वो शासन कौन कर रहे थे? गुर्जर प्रतिहार शासन कर रहे थे। ठीक है, उत्तर पश्चिम गुर्जर प्रतिहार। अच्छा, जो सॉरी दक्कन में जो है वो राष्ट्रकूट थे। कौन से कह सकते हो? दक्कन वाले जो क्षेत्र में थे, दक्कन वाले क्षेत्र में राष्ट्रकूट थे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। त्रिपक्षीय संघर्ष पालों, प्रतिहारों और के बीच हुआ था। तो किसके बीच हुआ था इसने पूछा हुआ है। तो देखो, ये तीन शक्तियों के बीच में हुआ था। ठीक है, अगर देखा जाए तो 8वीं और 9वीं सदी के बीच में हुआ था। 8वीं और 9वीं सदी के बीच में, 9वीं सदी के बीच में हुआ था। तो किनके बीच हुआ था अगर देखा जाए तो देखो, पूर्व में पालवंश था, पालवंश जो कि बंगाल और बिहार में शासन कर रहा था, बंगाल और बिहार में शासन कर रहा था। ठीक है, और उत्तर पश्चिम में जो थे, तो उत्तर पश्चिम में थे गुर्जर प्रतिहार, उत्तर पश्चिम में थे गुर्जर प्रतिहार। और जो दक्कन में थे वो राष्ट्रकूट थे, दक्कन में राष्ट्रकूट थे। ये शक्तियां जो है कह सकते हैं किसके लिए सब कुछ चल रहा था? ये सब कुछ किसके लिए चल रहा था? म, किसी के लिए चल रहा था भाई, जर जोरू जमीन। तो देखो, यहाँ पर जमीन का हिस्सा था, जमीन के लिए सारी चीजें चल रही थी। जमीन मीन्स होता है कन्नौज, कन्नौज का जो हिस्सा है उस पर इसको कब्जाना चाहते भाई। कन्नौज का उस टाइम पे इतना महत्व है, तीन तीन महान शक्तियां जो उस समय भारत में शासन कर रही हैं वो कन्नौज को अपने जमाना चाह रही थी। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश की जो देखा, जैसे राष्ट्रकूट वंश है, यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की हुई थी? दंती दुर्ग ने की थी और इसकी राजधानी जो थी मान्यखेत थी। ठीक है,
बाद में जो सफलता मिली हुई थी, सबसे ज्यादा सफलता मिली हुई थी, वो किसको मिली हुई थी? इसमें सर्वाधिक सफलता गुर्जर प्रतिहार को मिली हुई थी। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका, कौन कौन से पूछे हुए थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, ने गंगई कोंड चोल या गंगा नदी के विजेता की पायधारण की थी। तो गंगई कोंड चोल या गंगा नदी के विजेता की पायधारण की थी, किसने की थी? तो देखो, जो धारण की थी वो थी राजेंद्र चोल। कौन था? राजेंद्र चोल। तो राजेंद्र चोल का जो समय काल है वो 1014 से लेकर 1044 ईस्वी के आसपास तक। ठीक है, अब इसने क्या किया हुआ था? एक गंगा नदी तक विजय अभियान चलाया हुआ था। कौन सा? गंगा नदी तक, गंगा नदी तक विजय अभियान चलाया। विजय अभियान चलाया, तो विजय अभियान चलाया, और यह विजय अभियान जो चलाया था और इसकी जो उपाधि धारण की थी वो थी गंगई, गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और फिर बाद में इन्होंने जो एक राजधानी बनाई, वो राजधानी जो थी वो कौन थी? गंगई कोंड चोलपुरम राजधानी थी। कौन सी थी? तो राजधानी बनाई, कौन सी राजधानी का नाम था? गंगई कोंड चोलपुरम, एक राजधानी बनाई थी। ठीक है, और राजराज जो चोल थे, राजराज चोल प्रथम जो थे, वो इनके राजेंद्र चोल के पिता थे। ठीक है, और इन्होंने जो है तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर बनवाया हुआ था। किसने? राजराज चोल प्रथम द्वारा। ठीक है, राजेंद्र चोल ने जो है ना बहुत शक्तिशाली शासक था, तो इसने श्रीलंका, श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना शासन स्थापित किया हुआ था। ठीक है, श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना शासन स्थापित किया हुआ था, और यहाँ पर नौसैनिक अभियान भेजे हुए थे। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबारी कवि थे? तो राजशेखर के बारे में पूछा हुआ है। इन्होंने बहुत सारी अलग अलग रचनाएं की हुई थी। ठीक है, ये ना मतलब जो कह सकते हैं महेंद्र पाल थे, उनके गुरु थे। ठीक है, तो इन्हें कई सारी रचनाओं की, कई सारी रचनाएं की हुई थी राजशेखर ने। पहले तो राजशेखर की रचनाएं देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जैसे काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा की रचना की। ठीक है, इसके अलावा कर्पूर मंजरी की रचना की, कर्पूर मंजरी की रचना की। बाल रामायण की रचना की, बाल रामायण। तो देखो, जैसे काव्य मीमांसा है वो पूछा जाता है क्वेश्चंस में। बाल रामायण हो गया, बाल भारत है, बाल भारत की रचना की थी। और विद्वसाल भंजिका की रचना की हुई थी, विद्वसाल भंजिका की रचना की हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? महेंद्रपाल। ये महेंद्रपाल के गुरु थे। ठीक है, इसके महेंद्रपाल के गुरु थे। और राजशेखर जो है संस्कृत कवि कह सकते हो, नाटककार थे। ठीक है, और किसके? महेंद्रपाल के वो थे, गुरु थे। और इनका जो पुत्र था, इनका जो पुत्र था कह सकते हैं महेंद्रपाल का जो पुत्र था महीपाल, तो महीपाल के भी दरबारी कवि थे। ठीक है, महीपाल के दरबारी कवि थे। तो महेंद्रपाल और महीपाल, अगर इनमें से दो भी कुछ ही मिल जाता ना आपको, जैसे महेंद्रपाल प्रथम हो गया, ठीक है, महेंद्रपाल प्रथम और महीपाल प्रथम, तो इनके दरबारी कवि रहे हैं। ठीक है, जो रामभद्र है, यह जो है नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे। ठीक है, और मेहरभोज के उत्तराधिकारी बने हुए थे। ठीक है, तो 833 ईस्वी से लेकर इन्होंने गुर्जर प्रतिहार शासक थे ये भी। ठीक है, 836 ईस्वी तक शासन किया हुआ था। ठीक है, तो इनके नाम आपको याद रखना है। राजपाल जो है वो प्रतिहार शासक ही था। ठीक है, इसने जो है 1018 ईस्वी में, 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी को कन्नौज से खदेड़ा हुआ था। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद जरूर होना चाहिए, राजपाल का। तो सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर चौथा, राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद वंशानुगत थे। नगर श्रेष्ठी पद या नगर श्रेही लिखा हुआ है यहाँ पर, श्रेष्ठी बोला जाता है। तो नगर श्रेष्ठी, तो नगर श्रेष्ठी जो है, नगर श्रेही भी कहा जाता है, नगर श्रेष्ठी भी कहा जाता है, तो इसको नगर श्रेष्ठी। तो नगर श्रेष्ठी के बारे में काफी समय से पहले चलता है। तो प्रशासनिक पद वंशानुगत थे। पद का अर्थ क्या है? तो पद का अर्थ पूछा हुआ है। तो इस पद का अर्थ होता है एक प्रकार से जो शहर का व्यापारी होता था, तो प्रमुख व्यापारी होता था, उसको कहा जाता था, शहर का प्रमुख व्यापारी होता था। तो शहर, इसको कह सकते हैं नगर श्रेष्ठी को या नगर श्रेही को, शहर का, शहर का
शीर्ष बैंकर, शीर्ष बैंकर या प्रमुख व्यापारी, शीर्ष बैंकर या प्रमुख व्यापारी कहा जाता था। और यह जो पद है वो वंशानुगत होता था, ठीक है। अगर जो अन्य प्रमुख अधिकारी देखे जाएं, जहाँ यहाँ पर लिखे हुए जैसे मुख्य न्याय अधिकारी हैं, इसको क्या कहा जाता था, महादंड नायक कहा जाता था, महादंड नायक कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा युद्ध और शांति का जो मंत्री होता था, युद्ध और शांति का मंत्री, युद्ध और शांति का मंत्री, शांति का मंत्री जो है, युद्ध और शांति का मंत्री, वो होता था कौन, संधि विग्राहक, संधि विग्राहक, संधि विग्राहक होता था, ठीक है। और इसके अलावा एक और होता था महत्वपूर्ण प्रांतीय मंत्री, जो महत्वपूर्ण प्रांतीय मंत्री, महत्वपूर्ण प्रांतीय मंत्री जो है वो होता था कौन, कुमारा मात, कुमारा मात होता था, ठीक है, कुमारा मात होता था। इसके अलावा जो व्यापारी कारमा का नेता होता था, ये कौन होता था, सार्थभाय होता था, सार्थभाय होता था, ठीक है। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, तो इनको जरूर नाम याद रख लेना है आपको, तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित में से किस मंदिर में आपको गोपुरम मिलेंगे। तो गोपुरम कहाँ पर मिलेंगे वो पूछा हुआ है। तो देखो जो गोपुरम है ना, वो बेसिकली जो द्रविड़ शैली है उसकी प्रमुख विशेषता थी। तो आपको ये द्रविड़ मंदिर देखना है और द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिरों में से एक देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे जो शिव मंदिर है चिदम्बरम है, चिदम्बरम जो है वो दक्षिण में स्थित है। दक्षिणेश्वर जो भवतारिणी मंदिर है, ये जो है वो दक्षिण में स्थित नहीं है, ठीक है, सिर्फ नाम है उसका, ठीक है। स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में स्थित है, दिलवाड़ा कुमार मंदिर ये राजस्थान में स्थित है या पंजाब में स्थित है। तो ये तो वैसे ही मंदिर नहीं है, मतलब मंदिर हैं बट इन द सेंस कि ये जो है वो दक्षिण में स्थित नहीं है, ठीक है। तो ये जो है कह सकते हैं जैसे स्वर्ण मंदिर हो गए, सिख स्थापत्य शैली का उदाहरण है, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो जैन स्थापत्य शैली का उदाहरण है, ठीक है। अब यहाँ पर जो चिदम्बरम मंदिर है, तो यह जो है नटराज यानी शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहीं पर जो है कह सकते हैं गोपुरम के लिए फेमस है, ठीक है। और मंदिर जो गोपुरम शैली होती थी, मंदिर के विशाल प्रवेश द्वार होते थे, ऊंचे और लंकर टावर होते थे। सामान्य तौर पर देखो जो द्रविड़ शैली के मंदिर है ना, वो इस तरीके से बने होते थे। अगर आप देखोगे तो एक सेकंड में मतलब फिर से डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे डायग्राम देखो आप, तो कुछ इस तरीके से बने होते थे। अरे यार, एक तो त्रिभुज बन गया। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, आयताकार। और आयताकार में फिर वो इस तरीके से पिरामिड बने होते थे। तो पिरामिड आप बना सकते हैं इस तरीके से, तो पिरामिड के आकार के बने होते थे। तो आप देखोगे ना, तो इस तरीके से पिरामिड बने होते थे, आयताकार शैली बने होते थे। तो यहाँ पर गोपुरम होता था। तो इस तरीके से जो कह सकते हैं शिव मंदिर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां, अपने साम्राज्य को लुटेरों से सुरक्षित रखने के लिए अरब विद्वान सुलेमान ने निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार राजा की अत्यधिक प्रशंसा की थी। तो अभी भी मैंने बताया हुआ था, एक शासक था, मतलब जो जिसने गजनवी को भी भगाया हुआ था, बट वो शासक नहीं था, ठीक है, लेकिन गुर्जर प्रतिहार शासक था, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार शासक ने, तो एक अरब यात्री जो व्यापारी है सुलेमान है, उसने मेहर भोज के समय पर यात्रा की हुई थी। तो उसने ना मेहर भोज की काफी प्रशंसा की हुई थी, ठीक है। तो मेहर भोज इसका सही आंसर है, डी नंबर, ठीक है। अब मेहर भोज जो है, तो जो सुलेमान है, तो सुलेमान है जो, तो सुलेमान ने 851 ईस्वी में, 851 ईस्वी में जो भारत की यात्रा की हुई थी, ठीक है। और मेहर भोज का जो समय काल था वो था 836 से लेकर 885 ईसा पूर्व ईस्वी तक, ठीक है, 836 लेकर 885 ईस्वी तक। तो सुलेमान ने एक ग्रंथ की रचना की हुई थी, सिलसिलात, सिलसिलात उत तवारीख, उत तवारीख। तो इस ग्रंथ के माध्यम से इसने बताया हुआ था कि जो मेहर भोज की बहुत प्रशंसा की हुई थी, उसने बताया हुआ था कि यहाँ पर जो है लुटेरों से सुरक्षित रखने के लिए इसने राजधानी को बहुत सारे सिक्योरिटी लगाई हुई थी, कह सकते हैं इस तरीके से बताया हुआ था, ठीक है।
अब मेहर भोज को जो है भोज प्रथम के नाम से जाना जाता है, मेहर भोज को जो है भोज प्रथम के नाम से जाना जाता है, भोज प्रथम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह जो है भगवान विष्णु का भक्त था, ठीक है। और इसने एक उपाधि धारण की हुई थी, आदि वराह की उपाधि धारण की हुई थी। इसकी मेहर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की उपाधि धारण की थी, धारण की थी, ठीक है। और मेहर भोज की जो है इसमें ना एक ग्वालियर प्रशस्ति काफी फेमस है, ग्वालियर प्रशस्ति। तो ग्वालियर प्रशस्ति की रचना जो है वो किसने की थी, कक्का ने कहा की थी। इसकी रचना की थी कक्का, मतलब जो भी है। और ये रामभद्र के पुत्र थे मेहर भोज, ठीक है ना। तो सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज को जीतकर निम्नलिखित में से किसने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की हुई थी। तो कन्नौज को जीतकर जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की हुई थी, वो कौन सा व्यक्ति था। तो नागभट्ट प्रथम था। इसका नागभट्ट प्रथम का नाम पहले नंबर आएगा, ठीक है। तो नागभट्ट प्रथम ने जो है 8वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, 8वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। और इन्होंने जो है उज्जैन को राजधानी बनाया हुआ था, मालवा क्षेत्र पर शासन किया, ठीक है। इसका मतलब ये है उज्जैन को भी दूसरी राजधानी बनाया, उज्जैन को राजधानी बनाया था और मालवा क्षेत्र पर शासन किया हुआ था, ठीक है। नागभट्ट ने जो है प्रथम ने अरबों के आक्रमण को रोकने के लिए कई सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो मेहर भोज ही था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये वत्सराज है, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भी भाग लिया हुआ था। तो सही आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। प्रतिहारों ने जिनकी पहली राजधानी भीनमाल में थी, किसके शासनकाल के दौरान प्रमुखता प्राप्त की थी। तो किसके शासनकाल के दौरान जो है प्रमुखता प्राप्त की हुई थी। तो इसमें पूछा है भीनमाल, जिनकी पहली राजधानी भीनमाल थी। दूसरी राजधानी में बताया हुआ था कि अभी उज्जैन की राजधानी थी, तो उसके बाद जो कन्नौज राजधानी बनी हुई थी। तो इनकी जो पहली राजधानी थी वो किसके शासनकाल में, नागभट्ट प्रथम। भीनमाल इनकी पहली राजधानी थी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इनकी पहली राजधानी, पहले जो राजधानी थी तो या तो प्रारंभिक राजधानी कह दोगे आप, तो इनकी भीनमाल पहली राजधानी थी। इसके बाद दूसरी राजधानी जो थी, दूसरी राजधानी, तो दूसरी राजधानी जो इनकी थी उज्जैन थी, उज्जैन थी। इसके बाद जो तीसरी बाद में बनी, उज्जैन के बाद जो बनी राजधानी वो थी कन्नौज। तीसरी राजधानी कह सकते हो आप या कन्नौज राजधानी कह सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग राजधानियां बनाने का सबसे एक जो कारण था वो था अरब आक्रमण, अगर अरब आक्रमणकारियों थे उनसे सुरक्षित करना था। अब भीनमाल जो वर्तमान में कहाँ है, वो राजस्थान में है, वर्तमान में है जो राजस्थान में है, ठीक है। और नागभट्ट प्रथम ने जो है अरब आक्रमणकारियों को भी पराजित किया हुआ था। तो अरब आक्रमणकारियों आक्रमणकारियों को पराजित किया था, को पराजित किया था, ठीक है। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी। तो किस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो पाल शासकों ने की हुई थी, वो पूछा हुआ है। तो किस विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई थी, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई थी, ठीक है। पाल राजा का नाम था धर्मपाल, तो जिसने स्थापना की हुई थी वो धर्मपाल ने की हुई थी। तो धर्मपाल ने 8वीं और 9वीं सदी में, 8वीं और 9वीं सदी के बीच में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई थी, ठीक है। अब जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था ये बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र था, बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था, ठीक है। और एक और जो है जैसे जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो पाल शासक गोपाल था, तो पाल शासक किसने, गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, या ओदंतपुरी बिहार भी बोला जाता है, ठीक है। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई थी, या बिहार भी कह सकते हो आप, बिहार आने के रहने का स्थान है, या विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और जो नालंदा की है स्थापना तो कुमारगुप्त ने की हुई थी लगभग 427 ईस्वी में। और बल्लवी की जो स्थापना की हुई थी वो किसने की हुई थी, मैत्रक वंश के शासकों ने की हुई थी। और तक्षशिला अपने आप में एक प्राचीनतम शिक्षा केंद्रों में से एक था, ठीक है। तो जो बल्लवी मैत्रक शासकों ने की हुई थी मैंने पिछली क्लासेस में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था आपको बेहतर तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्नलिखित में से किस पाल राजा के संरक्षण में 8वीं शताब्दी में भारत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई थी। अभी भी जस्ट मैंने बताया हुआ था किसने स्थापना की हुई थी, तो ये धर्मपाल ने की हुई थी। किसने, धर्मपाल ने की हुई थी। और धर्मपाल का जो समय काल है वो 770 से लेकर 810 ईस्वी के आसपास है,
717 से लेकर 810 ईस्वी के पास है। और यह जो है वो बिहार के भागलपुर के निकट है, भागलपुर के निकट है, ठीक है। और बौद्ध तंत्र का अध्ययन केंद्र है, बौद्ध तंत्र अध्ययन का प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र है, ठीक है। तो आपको याद रखना है भोपाल जो है वो पाल वंश की स्थापना भी की हुई थी, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय भी इसने बनवाया हुआ था, ठीक है। और द्युपाल जो है वो धर्मपाल का पुत्र था, ठीक है। रामपाल पाल वंश के सबसे बाद का शासक था, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से रखना है। अब जो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसके प्रसिद्ध विद्वान में अगर देखा जाए तो वज्रपाणी और दीपंकर श्री ज्ञान अतीश इस विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध विद्वान भी थे, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11वां। यह ज्ञात है कि धर्मपाल ने बिहार में भागलपुर के निकट निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई थी। तो धर्मपाल के बारे में पूछा हुआ है, अभी अभी मैंने बताया हुआ था बिहार के भागलपुर के निकट, तो इसको चिन्ह करके आगे लिख लो भाई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई थी, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने हुई थी, कमेंट सेक्शन में बताओ, अभी मैंने बताया हुआ था। बाद में बख्तियार खिलजी ने उसको नष्ट कर दिया हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तारे के आकार के मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। तारे के आकार के मंदिर, तो तारा कैसे बनता है, इस तरीके से। तो तारे के आकार के मंदिर जो है किसने बनाए हुए थे, स्लेट या नक्षत्राकार भी कहा जाता है। तो ये जो तारे के आकार के मंदिर है ना, होयसल स्थापत्य शैली के मंदिर हैं, ठीक है, होयसल। और इनको जो होयसल है ना, इसने बेसर शैली को संरक्षण दिया था, बेसर शैली को संरक्षण दिया था। अब बेसर शैली है क्या, तो जो आपकी नागर शैली है, नागर शैली है, और जो आपकी जो द्रविड़ शैली है, इन दोनों का मिश्रण है। तो इन दोनों का मिश्रण है, इन दोनों का मिश्रण है, ठीक है ना। तो इन अब जैसे होयसलर मंदिर में जो बेसर शैली के कई सारे मंदिरों का निर्माण हुआ था, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, होयसलेश्वर हो जाएगा, होयसलेश्वर मंदिर है, तो मंदिर जो कि कहाँ पर स्थित है, हेलेविड में स्थित है, हेलेविड में स्थित है, ठीक है। केशव मंदिर है जो वेल्लूर में स्थित है, केशव मंदिर है जो कि वेल्लूर में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा चन्न केशव मंदिर है, चन्न केशव मंदिर है, केशव मंदिर है सोमनाथपुरा में, सोमनाथपुरा में, ठीक है। तो राजा विष्णुवर्धन जो थे वो एक होयसालों के प्रमुख शासक में से एक थे, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो डी ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पाल शासकों ने भारत के किस प्रांत में अपना आधिपत्य प्राप्त किया हुआ था, तो किस प्रांत में अपना आधिपत्य प्राप्त किया हुआ था। तो देखो पाल वंश की जो स्थापना है वो गोपाल ने की थी 750 ईस्वी में। तो गोपाल ने जो है 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की हुई थी, पाल वंश की स्थापना की हुई थी, ठीक है ना। और इनकी जो राजधानी थी वो थी मुदगिरी भी या मुंगेर भी कहा जाता है, बिहार में थी, ठीक है। आज जो पाल वंश का जो अधिकांश शासन किया हुआ था, उन्होंने बंगाल और बिहार के भागों में शासन किया हुआ था। तो इसका जो आ जाएगा किस प्रांत में अपना आधिपत्य प्राप्त किया हुआ था, तो बंगाल में अपना आधिपत्य प्राप्त किया हुआ था, ठीक है। तो पाल वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन सा था, गोविंद पाल, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिख दो आप, पाल वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक था वो था गोविंद पाल, गोविंद पाल, ठीक है ना। और संध्याकर नंदी जो है वो पाल वंश के दरबारी कवि थे, ठीक है। संध्याकर नंदी जो है वो पाल वंश के दरबारी कवि थे, संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी। इन्होंने जिसकी रचना की हुई थी, रामचरितम की रचना की हुई थी, रामचरितम की रचना की हुई थी, ठीक है। ये दरबारी कवि थे पाल वंश के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित शासकों में से कौन कन्नौज पर कब्जे के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था। तो कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर जो पृथ्वीराज तृतीय है, इनका समय काल नहीं है कोई भी ऐसा, ठीक है, राजपूत काल के शासक थे।
ठीक है, तो इनका तो समय काल ही नहीं है। महेंद्र पाल भी कोई समय काल नहीं है, यशोवर्मन भी बर्मन वंश का शासक थे, तो इनके समय काल नहीं है। ठीक है, तो कन्नौज से पूर्व के शासक थे, संघर्ष से पहले के काल के समय के थे। ठीक है, तो इनका जो समय काल है वो कौन सा बचता है, धर्मपाल। तो धर्मपाल जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने भाग लिया हुआ था। ठीक है, और 770 से लेकर 810 ईस्वी तक इसमें भाग लिए रहे हैं। ठीक है, और कन्नौज पर इन्होंने कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से अधिकार भी जमाया हुआ था। ठीक है, और एक प्रभाव के लिए इन्होंने क्या किया था, वहां पर कन्नौज पर एक कठपुतली शासक को गद्दी पर बिठाया हुआ था। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस पाल शासक ने अस्थायी तौर पर कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। तो अस्थायी तौर पर कब्जा किसने कर लिया था, अभी मैंने बताया हुआ था, धर्मपाल ने कब्जा कर लिया हुआ था। किसने, धर्मपाल ने कब्जा कर लिया था। अब एक बार ना थोड़ी सा, अब मैं मतलब इसलिए तो कई बार चीजें पहले बताता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि बात के क्रम में हम ये सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, कुछ शासकों के नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पाल शासकों जो है क्रम पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले जो है गोपाल ने स्थापना की हुई थी। गोपाल के बाद आ जाता है धर्मपाल। धर्मपाल का बेटा है देवपाल। देवपाल के बाद आ जाता है महीपाल। और महीपाल के बाद आ जाता है नयापाल। ठीक है, एक प्रमुख शासकों का एक क्रम है। ठीक है ना, तो एक दूसरे पे। अब यहाँ पर देखो, जो अस्थायी तौर पर कन्नौज के ऊपर कब्जा कर लिया था, जब अस्थायी पर कन्नौज पर कब्जा किया हुआ था, तो एक व्यक्ति था चक्रायुद्ध। चक्रायुद्ध इसको गद्दी पर बैठाया हुआ था अस्थायी तौर पर। ठीक है ना, तो सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पाल शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम बताना है। अभी अभी बताया हुआ था ना, कि बताया हुआ था, कालानुक्रमिक क्रम बताना है आपको। तो सबसे पहले आया था धर्मपाल, आया था कि नहीं आया था, गोपाल आया था पहले, फिर धर्मपाल आया था। ठीक है, तो धर्मपाल आ गया पहले नंबर पे। जहां धर्मपाल पहले आ गया तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। धर्मपाल के बाद देवपाल, देवपाल के बाद महीपाल, महीपाल के बाद न्यायपाल। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, हो जाएगा कि नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, पूर्वी भारत के पाल राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन बताना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, देवपाल जो है गोपाल का पोता था, तो गोपाल का पोता नहीं था ये। ठीक है, मतलब अच्छा, गलत कथन बताना है आपको, गलत कथन बताना है। तो देवपाल जो है गोपाल का पोता था, तो पोता था, हाँ पोता ही था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, जैसे देवपाल गोपाल का पोता था, कैसे हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, धर्मपाल का बेटा था ना ये, धर्मपाल का बेटा था। ठीक है, तो गोपाल का पोता था, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा गोपाल आ जाएगा, गोपाल का बेटा धर्मपाल, और धर्मपाल का बेटा देवपाल, पोता हुआ ना इसका। ब्लड रिलेशन में पढ़ते हो रीजनिंग में आप, इतना सरल तो है। बिल्कुल सही भाई। धर्मपाल ने बल्लवी विश्वविद्यालय की स्थापना, बल्लवी विश्वविद्यालय की कब स्थापना की थी, बल्लवी की थोड़ी ना की थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बल्लवी विश्वविद्यालय की जो है वो किसने की हुई थी, मैत्रक शासकों ने की हुई थी। पाल राजा व धर्म के अनुयायी थे, बात सही है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की हुई थी, ये भी सही है। तो ये तीनों ही सही है, बट बी नंबर जो है वो गलत है, और यही सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो चोल साम्राज्य की स्थापना पूछा हुआ है, किसने की हुई थी, तंती दुर्ग, सिंह विष्णु, उपेंद्र राय या विजयालय ने। तो देखो, चोल साम्राज्य की स्थापना जो है वो विजयालय चोल ने की हुई थी। किसने, विजयालय चोल ने 850 ईस्वी में की हुई थी, 850 ईस्वी में की हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने जो अपनी राजधानी की स्थापना की हुई थी वो कौन सी थी, तंजावर इनकी राजधानी थी, या तंजौर बोलते हैं, तंजावर इसकी राजधानी थी। और विजयालय ने जो उपाधि धारण की थी, उपाधि कौन सी धारण की हुई थी, तो पर केसरी वर्मन, पर केसरी वर्मन और नरकेसरी, और नरकेसरी, पर केसरी वर्मा और नरकेसरी की उपाधि धारण की हुई थी। और जो चोल थे ना वो पल्लवों के सामंत थे, चोल पल्लवों के सामंत थे। चोल चोल जो है वो पल्लवों के सामंत थे। ठीक है, और इसने जो है ना, विजयालय ने तंजौर में ही एक मंदिर बनवा दिया था, तंजौर, तंजौर में निशुंभ, निशुंभ सूदनी यानी दुर्गा का मंदिर बनवाया हुआ था। ठीक है, निशुंभ सूदनी, निशुंभ सूदनी यानी कि दुर्गा का मंदिर बनवाया हुआ, दुर्गा का मंदिर बनवाया हुआ था। ठीक है ना, तो सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, चोल साम्राज्य में बेट्टी शब्द से संबंधित है, बेट्टी शब्द से संबंधित है, आंशिक भुगतान, सेना, जबरन मजदूरी कराना या सोने के सिक्के।
तो वेट्टी जो है चोल साम्राज्य में एक प्रकार का श्रमकर था। वेट्टी जो है चोल साम्राज्य में एक श्रमकर था। चोल साम्राज्य में एक श्रमकर, एक श्रमकर था, ठीक है, जिसके अंदर जो है आम लोगों को बिना किसी वेतन के राजा के लिए जो है जबरन कार्य करना पड़ता था, मतलब एक प्रकार से बेगार प्रथा के रूप में चालित था, ठीक है। और अन्य महत्वपूर्ण करों के बारे में अगर बात करें हम, तो अन्य महत्वपूर्ण कर, तो जैसे कदमई है, कदमई है, भूमि राजस्व पर कर है, भूमि राजस्व कर हो जाएगा, ठीक है। बरम है, बरम जो है उपज का हिस्सा होता था, एक उपज का हिस्सा था, ठीक है। पंचवार है, पंचवार जो है पांचवा हिस्सा राजस्व का होता था, पांचवा हिस्सा राजस्व का, राजस्व का, ठीक है ना। तो एक प्रकार से कह सकते हैं चोल प्रशासन में जो है कर व्यवस्था बहुत ही अत्यंत एक प्रकार से व्यवस्थित हुआ करती थी, ठीक है ना। तो वेटी शब्द का जो अर्थ हो गया एक प्रकार का श्रम कर था, ठीक है। तो इसको कह सकते हो आप जबरन मजदूरी कराना। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राजेंद्र प्रथम निम्नलिखित में से किस चोल राजा का पुत्र था? तो राजेंद्र प्रथम के बारे में पूछा गया है कि किस चोल राजा का पुत्र था। मैंने बहुत पहले ही बताया हुआ था और लगातार ही बता रहा हूँ कि ये जो राजेंद्र प्रथम था, राजराज प्रथम का पुत्र था। किसका? राजराज प्रथम का पुत्र था। अब राजराज प्रथम ने जो शासन किया हुआ था वो था 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक, ठीक है। और जो राजेंद्र प्रथम का शासन था, तो इसके बाद राजेंद्र प्रथम का शासन आता है। तो राजेंद्र प्रथम ने जो शासन किया हुआ था वो 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक शासन किया हुआ था। 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक शासन किया हुआ था, ठीक है। और इसने जो राजेंद्र प्रथम था, इसने गंगा तक विजय अभियान चलाया हुआ था। उसके बाद इसने एक उपाधि धारण की हुई थी, गंगई कोंड चोलपुरम। इसकी गंगई कोंड चोल, गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की हुई थी, ठीक है। और इसके बाद इसने एक राजधानी बसाई। राजधानी का नाम जो रखा, इसी उपाधि के में पुरम जोड़ देना है आपको, यानी कि शहर होता है, नगर होता है, गंगई कोंड चोलपुरम, चोलपुरम नगर बसाया और उसको एक राजधानी बनाया हुआ था, ठीक है। राजेंद्र प्रथम को जो है ना दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंची थी? तो अभी भी ने बताया हुआ कि जिसने गंगा का अभियान किया हुआ था वो किसने किया हुआ था? गंगा का अभियान राजेंद्र प्रथम ने किया हुआ था, ठीक है। जिसने राजेंद्र प्रथम ने जो है शासन था 1444 में किया था, और उसने जो है बंगाल पर आक्रमण किया था, बंगाल पर आक्रमण किया था। अब बंगाल पर कौन शासन कर रहे थे? तो पाल शासक शासन कर रहे थे शासन के दौरान। तो इस समय पे जो पाल वंश का शासक था तो महिपाल था, ठीक है। तो पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित किया हुआ था। किसको? महिपाल को पराजित किया था, पराजित किया हुआ था। और इसी वजह से इसने जो गंगा नदी को पार किया था और गंगा कौंडचोल की उपाधि धारण की हुई थी, ठीक है। और इसने जो है दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय जो एक साम्राज्य था, तो उसके विरुद्ध भी नौसैनिक अभियान किया हुआ था। किसके? तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लो आप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व एशिया में श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध, साम्राज्य के विरुद्ध भी नौसैनिक अभियान किया हुआ था, भी नौसैनिक अभियान किया, ठीक है ना। और जो चेर थे और पांड थे, इनको भी पूर्णतः अधिकार किया था। और श्रीलंका को भी पूरी तरीके से राजेंद्र प्रथम ने ही जीता हुआ था, ठीक है। तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर भी अभियान किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सबसे महान चोल शासकों में से एक राजा प्रथम ने 985 ईस्वी से कब तक शासन किया हुआ था? तो उसने शासन का समय पूछा हुआ है कि कब तक शासन किया हुआ था। किसने? राजराज प्रथम ने। तो अभी भी मैंने बताया हुआ था कि 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक शासन किया हुआ था। कब तक? 1014 ईस्वी तक शासन किया हुआ था।
अब जो 1014 ईस्वी तक शासन किया था, इस दौरान इसने एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर बनाया हुआ था, तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर बनवाया हुआ था। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर बनवाया हुआ था। ये काफी फेमस मंदिर था। इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। क्या? राजराजेश्वर राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और इसने जो त्रिवेंद्रम में जो है चीरों को पराजित किया हुआ था, पांडवों को हराकर, जो पांड्य थे पांडव वंश को हराया था, तो इसने एक उपाधि धारण की हुई थी, वो बहुत उपाधि धारण रहे हैं। पांडवों को हराकर हराकर पांड कुलनाशिनी कुलाशिनी पांड कुलाशिनी की उपाधि धारण की थी। पांड कुलाशिनी की उपाधि धारण की हुई थी। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कई बार ना कि जो श्रीलंका पर पूरी विजय और श्रीलंका पर कुछ विजय, तो जो श्रीलंका के उत्तरी भाग में जो विजय प्राप्त की हुई थी वो राजराज प्रथम ने की हुई थी, और जो श्रीलंका को कंप्लीटली विजय किया हुआ था वो इसका पुत्र था राजेंद्र प्रथम, उसने कंप्लीटली विजय प्राप्त की हुई थी, पूरे श्रीलंका को जीत लिया था। ठीक है ना, तो 22वें का सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दक्षिण भारत में एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। तो जमींदार ब्राह्मण नहीं थे तो एक सभा होती थी। तो देखो सामान्य तौर पे दो प्रकार की ग्राम सभाएं होती थी यहाँ पर, एक थी उर नाम था और दूसरे का नाम था सभा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी सभा थी। जैसे उर जो हो गई, तो उर कौन थी सभा थी एक, तो सामान्य लोगों की सभा होती थी। उर जो है वो सामान्य लोगों की सभा थी, सामान्य लोगों की सभा थी। ठीक है, यहाँ पर जो है जमींदार जो है ब्राह्मण नहीं होते थे। ठीक है, जमींदार जो होते ब्राह्मण नहीं होते थे। ठीक है, दूसरा होता था सभा। सभा जो होती थी ब्राह्मणों विद्वानों की जो है, विद्वानों या ब्राह्मणों की सभा होती थी, ब्राह्मणों की सभा होती थी। ठीक है, जो अग्रहार गांव में होती थी बेसिकली। ठीक है, और इसके अलावा एक और होती थी नगरम, जो यहाँ पर लिखा हुआ है नगरम। तो नगरम जो है वो व्यापारियों की सभा थी। नगरम जो है यह व्यापारियों की सभा थी। ठीक है, अग्रहार जो मैंने एक शब्द का प्रयोग किया हुआ है यहाँ पर, जो अग्रहार, अग्रहार एक प्रकार से गांव थे या ब्राह्मणों की जो है वो बस्तियां हुआ करते थे। ठीक है, तो अग्रहार ब्राह्मणों की बस्तियां गांव हुआ करते थे। और यहाँ पर जो जो ये सभाएं होती थी, इनको चलाने का जो उल्लेख मिलता है वो हमें उत्तर मैरूर शिलालेख में मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि दक्षिण भारत में ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। तो किसमें नहीं थे? उर में नहीं थे। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ब्राह्मणों को दी गई भूमि का जो है प्रयोग किस शब्द मतलब किस शब्द का प्रयोग किया जाता था जो भूमि दी जाती थी? तो उसके लिए ब्रह्मदे या बहादे जो है, बहादे शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसको ब्रह्मदेव भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये ब्राह्मणों को दी गई भूमि होती थी। ठीक है, इसके अलावा जो एक बेलन बगाई आ जाती है, तो बेलन बगाई जो है वो गैर ब्राह्मणों को दी गई भूमि होती थी। गैर ब्राह्मणों को दी गई भूमि होती थी, दी गई भूमि होती थी। ठीक है, इसके बाद आता है पल्ली छंदम। पल्ली छंदम, ये बड़ा मतलब फेमस शब्द है। ऐसे शब्द ना आपको हो सकता है कभी पढ़े ना हो आपने, क्योंकि दक्षिण मतलब संगम साहित्य में प्रयोग किए जाते थे, तमिल शब्दों में किए जाते थे। तो पल्ली छंदम जो है वो जैन मंदिरों को दी गई भूमि होती थी। जैन मंदिरों को दी गई भूमि होती थी, दी गई भूमि होती थी। ठीक है, इसके अलावा जो साल भोग यहाँ पर लिखा हुआ है, तो साल भोग जो है वो विद्यालयों को दी गई भूमि होती थी। साल भोग जो है वो विद्यालयों के लिए दी गई भूमि होती थी, विद्यालयों के लिए दी गई भूमि होती थी, दी गई भूमि होती थी। ठीक है, और यह जो है जो मतलब अलग अलग वर्गीकरण किया गया था, एक प्रकार से चोल प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख हिस्सा होता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। उस चोल शिलालेख का नाम बताइए जिसमें चोल साम्राज्य के स्थानीय प्रशासन में सभा के आयोजन के तरीके का विवरण दिया गया है। अभी अभी मैंने बताया हुआ था कि एक अभिलेख था जिसका नाम था उत्तर मैरूर अभिलेख। कौन सा था? उत्तर मैरूर अभिलेख। तो उत्तर मैरूर अभिलेख में जो है जो चोल सभाएं थी, चोल साम्राज्य जो स्थानीय प्रशासन जो सभा था उनके आयोजन के तरीके का विवरण दिया गया था। ठीक है, तो उत्तर मैरूर शिलालेख में ये सब कुछ दिया हुआ है। अब ये कहाँ पर मिला हुआ है? तमिलनाडु में मिला हुआ है। प्रांतक प्रथम का है तमिलनाडु में। ठीक है, चोल ग्राम सभाओं के संचालन के नियमों का विस्तृत विवरण दिया गया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज को लिख सकते हो उत्तर मैरूर शिलालेख में
लिख सकते हो कि चोल ग्राम सभाओं के संचालन के नियमों का विस्तृत विवरण मिलता है। विस्तृत विवरण मिलता है, ठीक है। इसमें जैसे सदस्यों की योग्यता हो गया, चुनाव प्रक्रिया हो गया, अयोग्यता हो गया, इन सबके कारणों का उल्लेख दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर जो दर्शन कोप्पू शिलालेख है, दर्शन कोप्पू शिलालेख है, इसके बारे में भी मतलब यहाँ पर जो है मंदिरों को दिए गए भूमि अनुदान का विवरण दिया गया है। आजकल तो जो मंदिरों में जो भी अनुदान दिया जाता है, दान दिया जाता है, उसका कोई भी विवरण नहीं मिलता, वो पता नहीं चोरी भी हो जाता है, ठीक है। तो मंदिरों के दिए गए भूमि अनुदान का इसमें विवरण दिया गया है कि कौन सा भूमि अनुदान दिया गया था इनको, ठीक है। तो मंदिरों को दिए गए भूमि अनुदान का विवरण है, भूमि अनुदान का विवरण, ठीक है। इसके अलावा आता है जो त्रिबलुगाडु अभिलेख, जो शिलालेख है जो, ठीक है, इसके बारे में तो ये राजराज चोल प्रथम के शासनकाल है, उनकी विजयों का वर्णन इसमें मिलता है, ठीक है। इसमें राजराज चोल प्रथम के शासनकाल की जानकारी मिलती है, शासनकाल की जानकारी, और विजयों का विवरण मिलता है, विजयों का वर्णन मिलता है, विजयों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अत्यधिक कुशल कांस्य मूर्तियों के निर्माण का संबंध किस भारतीय राजवंश से है? अत्यधिक कुशल कांस्य मूर्तियों के निर्माण का संबंध पूछा हुआ है कि जो कांस्य मूर्तियों का निर्माण होता है सबसे कुशल किस राजवंश में या भारतीय राजवंश से संबंध है उनका, ठीक है। तो यह जो मूर्तियों का वो मिलता है, कांस्य मूर्तियां हैं, उनका जो निर्माण होता है वो किस संबंध है? चोल वंश से संबंध है इसका, ठीक है। इससे चोल वंश से संबंध है इसका, ठीक है। अब जो यहाँ पर एक मूर्ति का निर्माण हुआ था, तो सबसे जो प्रसिद्ध है, आपने नाम सुना होगा, आराम से सुना होगा, नटराज मूर्ति। नटराज मूर्ति है जो नृत्य करते शिव हैं, नृत्य करते शिव। तो यह मूर्ति जो है चोल कांस्य कला का सबश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, ठीक है। यह जो है एक लॉस्ट वैक्स तकनीक है, उसके माध्यम से बनाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा और भी अगर चोल मूर्तियां आपने देखी होंगी, जैसे अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति ये चोल काल में ही बनाई गई थी। इसके अलावा विष्णु की मूर्ति, पूर्व पार्वती की मूर्ति, तो इसके अलावा रानी शैम्बियन महादेवी के संरक्षण में बहुत सारे अलग अलग मूर्तियों का निर्माण किया गया था, ठीक है ना। तो आपको ये सब याद रखना है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। श्रीलंका को पुरानी राजधानी अनुराधापुर को 10वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के किस राजवंश ने नष्ट कर दिया गया था? तो राजधानी अनुराधापुर को जो है 10वीं शताब्दी में, अब 10वीं शताब्दी में किसने किया हुआ था? आपको अच्छे से पता हुआ है कि जो अनुराधापुर पर हमला किया हुआ था, श्रीलंका पर कंप्लीटली आक्रमण किया हुआ था, वो किसने किया हुआ था? चोल शासक में राजेंद्र प्रथम ने किया हुआ था। राजराज प्रथम का बेटा था ना, राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम ने जो है अनुराधापुर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था। अब जो अनुराधापुर है, ये अनुराधापुर है, तो इस श्रीलंका की जो राजधानी बनाई हुई थी, किसने स्थापित की हुई थी? तो एक राजा थे, राजा पंडुक भैया थे, जिन्होंने जो शासन है वो 474 से लेकर 367 ईसा पूर्व के आसपास शासन किया हुआ था। तो इन्होंने अनुराधापुर को अपनी राजधानी बनाया हुआ था, ठीक है। और अनुराधापुर के जो अंतिम राजा थे वो राजा महिंदा पंचम थे, ठीक है। तो उन पर हमला किया गया था, अनुराधापुर पर हमला किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। चोलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन से कथन सत्य है? तो चोलों के बारे में कथन दिए गए हैं, कौन से कथन सत्य हैं वो आपको बताने हैं। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर थी, बिल्कुल सही है। विक्रम चोल को रगों में चोलों और पूर्वी चालुक्यों को खून था, बिल्कुल सही था भाई। अभी बताते हैं कि कैसे खून था इनका, ये भी सही है। दूसरा है राजेंद्र प्रथम चोल को गंगैकोंड चोल के नाम से जाना जाता है, तो ये भी सही है भाई, ठीक है। तो तीनों ही सही हैं। अब बात यहाँ से आती है कि देखो, इसने जो गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की हुई थी, जब गंगा के अभियान किया हुआ था तब इसने उपाधि धारण की हुई थी, गंगा के विजेता की उपाधि धारण की थी। तो गंगैकोंड की जो उपाधि वो अर्थ हो जाता है, तो वो अर्थ क्या हो जाता है? गंगा के विजेता, गंगा के विजेता,
ठीक है। अब विक्रम चोल की रगों में और पूर्वी चालुक्यों का खून था, तो कैसे चोलों चालों का था? तो देखो जो विक्रम चोल था वो कुलोत्तुंग प्रथम के पुत्र था। ठीक है, तो चोल शासक कौन हो जाएगा? चोल शासक हो जाएगा कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम हो जाएगा। ठीक है, कुलोत्तुंग प्रथम हो जाएगा। और पूर्वी चालुक्यों में मतलब आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? ठीक है, तो वो आ जाएगा पूर्वी चालुक्य का राजकुमार था। ठीक है, ये कुलोत्तुंग प्रथम ही पूर्वी चालुक्यों का राजकुमार था ये। तो इस तरीके से यह जो है विक्रम चोल इसका कुलोत्तुंग प्रथम का बेटा था। ठीक है, तो बात यहाँ से आ जाएगी, तो इसका सही आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्यगर्भ नामक समारोह आयोजित किया था? हिरण्यगर्भ नामक समारोह आयोजित किया था। तो हिरण्यगर्भ समारोह जो है वो मैंने पहले ही बताया हुआ था, दंती दुर्ग ने आयोजित किया हुआ था। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक एक कथन दिए हैं, सब पर हमें विचार कर लेना है। शाही चोल कहे जाने वाले चोल वंश का संस्थापक विजया चोल 9वीं शताब्दी ईस्वी का था। तो शाही चोल का जो है बिल्कुल सही था, 850 ईस्वी के आसपास इसने स्थापना की हुई थी। कब? 850 ईस्वी के आसपास स्थापना, तो ये वाला सही हो जाएगा। उत्तरी भारत में शासन करने वाले महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक गुर्जर प्रतिहार था, बिल्कुल था, सबसे प्रमुख वंशों में से एक था। प्रारंभिक वर्षों 750 से 1000 ईस्वी में पालों ने पश्चिमी भारत में और राष्ट्रकूटों ने दक्षिणी भारत में शासन किया हुआ था। तो पालों ने जो पश्चिमी भारत में नहीं किया हुआ था बल्कि पूर्वी भारत में शासन किया हुआ था। कहां पर? पूर्वी भारत में शासन किया हुआ। ठीक है, बंगाल के भाग में शासन किया हुआ था कि नहीं किया हुआ था? तो ये वाला गलत हो जाएगा, बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में शासन किया हुआ था। बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में शासन किया हुआ था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो एक और दो सही, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रकूट राजवंश के कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को वैध करने के बाद दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में एक विजय स्तंभ और एक मंदिर की स्थापना की थी? तो किस एक मंदिर की स्थापना की हुई थी और किस शहर में एक विजय स्तंभ की भी स्थापना की हुई थी? तो वो बताना है आपको। देखो मतलब कौन सा था, एक मंदिर की स्थापना की हुई थी? तो देखो इसमें जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को अच्छा, चोल शासक जो है कृष्ण तृतीय ने जो है जब परांतक प्रथम को पराजित किया हुआ था, तब उसने पूछा हुआ है कि दक्षिण भारत में इनमें से किस शहर में से एक में विजय स्तंभ और एक मंदिर की स्थापना की हुई थी? तो देखो जो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय था उसने रामेश्वरम में जो है एक विजय स्तंभ की स्थापना की हुई थी और एक मंदिर की स्थापना की हुई थी। ठीक है, इसकी कौन सी? रामेश्वरम में। अब जो किस युद्ध में पराजित किया हुआ था कृष्ण तृतीय ने? तो एक तक्कोलम का युद्ध हुआ था। कौन सा? तक्कोलम का युद्ध हुआ था, जिसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि इसने राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने चोल राजा परांतक प्रथम को पराजित किया हुआ था। ठीक है, और किस पर? तोंडा मंडलम पर अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, उसके बाद विजय के उपलक्ष्य में सिंपल सा है, इसने रामेश्वरम प्रथम एक विजय स्तंभ भी स्थापना की थी, एक मंदिर की भी स्थापना की हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। कौन सा? तक्कोलम के युद्ध में पराजित किया हुआ था कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32। कुलोत्तुंग प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का राजा था? कुलोत्तुंग प्रथम जो है वो किस राजवंश का राजा था? अभी अभी मैंने बताया हुआ था, चोल शासक था कि नहीं था ये? कौन सा? चोल शासक था ये। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और यह जो है पूर्वी चालुक्य राजवंश के जो है राजकुमार थे, उनकी माँ जो है चोल राजा राजेंद्र प्रथम की पुत्री थी। ठीक है, इसलिए यह कहा जाता है कि जो विक्रम चोल था वो दोनों का खून था उसमें। ठीक है ना, कुलोत्तुंग प्रथम जो चोल शासक हो जाएगा और पूर्वी चालुक्य वंश का ही राजकुमार था, क्योंकि इनकी जो माँ थी वो कौन थी? चोल राजा राजेंद्र प्रथम की पुत्री थी। ठीक है, ये वाला चीज मैं वहां बताना था मुझे। ठीक है, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजाओं ने मलेशिया, जावा और सुमात्रा के राजाओं को हराया था? तो किस राजवंश के राजाओं ने हराया होगा, आपको क्या लगता है? जब मैंने बताया था दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय यानी सेलन साम्राज्य में जो नौसैनिक विजय प्राप्त की हुई थी वो किसने की हुई थी? तो 1025 ईस्वी के आसपास राजेंद्र प्रथम ने की हुई थी। 1025 ईस्वी के आसपास किसने? राजेंद्र प्रथम ने ऐसा किया हुआ था। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित शासकों में से किसने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलेशिया पर आक्रमण किया था? तो अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलेशिया पर आक्रमण किया हुआ था, कौन सा था वो? ठीक है, तो जो श्री विजय साम्राज्य पर हमला किया हुआ था किसने किया हुआ था? चोल साम्राज्य था ना, अभी अभी तो बताता जा रहा हूँ, राजेंद्र प्रथम। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। राजेंद्र प्रथम वाला आपसे कहीं पे भी पूछा जा सकता है, एक तो दक्षिण पूर्व एशिया में, एक मलेशिया में, और भी ऐसी चीजें बोले जाते हैं कि भाई इन मालय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा इन क्षेत्रों पर हमला किया हुआ था।
तो कुल मिला के इसका सही आंसर जो है वो राजेंद्र प्रथम ही है। ठीक है, राजराज प्रथम का सिर्फ इतना ही है कि उसने हमला किया हुआ था, लेकिन कहां पर हमला किया हुआ था, सिर्फ उस जो श्रीलंका थी उसके उत्तरी भाग पर हमला किया हुआ था। ठीक है, उत्तरी भाग को विजित कर लिया गया था। लेकिन राजेंद्र प्रथम ने पूरा जो दक्षिण पूर्व एशिया है, श्रीलंका है, मलय प्रायद्वीप है, जावा है, सुमात्रा है, इन सारे जगहों पर क्षेत्रों पर हमला किया हुआ था। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये राजेंद्र प्रथम इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस राजवंश में सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख है किया गया? अभी अभी मैंने बताया हुआ था, तो चोल हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, उर जो है वो सामान्य लोगों की सभा थी, और जो सभा है वो विद्वान ब्राह्मणों की सभा थी, जो अग्रहार गांव में होती थी। नगरम जो है वो किसकी सभा होती थी? व्यापारियों की सभा होती थी। तो इसके बारे में चर्चा हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बंगाल में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? तो बंगाल में किस वंश का शासन था? अभी अभी हमने चर्चा की हुई थी कि नहीं की हुई थी? तो बंगाल में जो है पाल वंश का शासन था, तो पाल वंश की वास्तुकला को दर्शाता है। ठीक है, तो बंगाल में यह जो सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है कहां पर है? बर्धमान, बर्धमान जिले के बराकर बराकर में स्थित है। बराकर में स्थित है, और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर प्रारंभिक पाल शैली को कला को दर्शाता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब जो पाल वंश है, तो पाल वंश है बंगाल बिहार में जो है बौद्ध और हिंदू दोनों प्रकार की स्थापत्य शैलियों का संरक्षण मिलता है। ठीक है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राजा प्रथम में से राजा बने। तो चोल शासक माने जाने वाले राजा प्रथम में राजा बने थे। कब राजा बने हुए थे ये बताना है आपको। तो मैंने बताया था 985 ईस्वी के आसपास से बने हुए थे। कब? 985 ईस्वी से बने हुए थे। कब तक शासन रहा इनका? 1014 ईस्वी तक शासन रहा। अब देखो घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कई बार। ठीक है, अब आपको लगेगा कि यार डिस्कशन करके सीधा आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या ही मतलब है फालतू का बार बार डिस्कशन करके। मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको कि इन्होंने तंजावुर का प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर बनाया हुआ था। जो बृहदीश्वर मंदिर ये भी इन्होंने ही बनवाया हुआ था। ठीक है, तो इसको राजेश्वर मंदिर बोलते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, धरोहर स्थल भी है। ठीक है, इन्होंने चिरो पांडव श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस नगर का निर्माण शासक विजयालय ने कावेरी डेल्टा में करवाया था? तो किस नगर का निर्माण है जो कावेरी डेल्टा में करवाया हुआ था? तो जो विजयालय है, तो विजयालय ने देखो चोल वंश की स्थापना की हुई थी। अब की हुई थी 850 ईस्वी के आसपास की हुई थी। अब इनको अपनी एक राजधानी का निर्माण करना था, तो उन्होंने जो कावेरी डेल्टा के पास तंजावुर है, तो तंजावुर, इसको तंजौर भी बोलते हैं, तो तंजौर नगर की स्थापना की थी। बाद में इसी को राजधानी बनाया हुआ था। ठीक है, और यह जो क्षेत्र जीता हुआ था, किससे जीता हुआ था? तो मुत्तैयार शासकों से यह क्षेत्र को जीता था। मुत्तैयार शासकों से ये क्षेत्र जीता हुआ था, जीता हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा का समकालीन था? तो गजनी का सुल्तान जो है महमूद जो है किस चोल राजा का समकालीन था वो पूछा हुआ है। तो गजनी का जो सुल्तान है, जो महमूद है, इसका जो समय काल था वो 971 से लेकर 1030 ईस्वी के आसपास था। ठीक है, अब आपको कैसा लगता है कि कौन होगा? तो यहाँ पर एक शासक था, जैसे राजेंद्र प्रथम जो था, तो राजेंद्र प्रथम का जो समय काल था वो 1014 से लेकर 1044 ईस्वी के आसपास था। तो कौन बचा इसके बीच में? कौन आ जाएगा? यही आ गया ना, राजेंद्र प्रथम ही आ गए। डी नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब महमूद गजनवी में जो है 1000 ईस्वी से लेकर 1027 के बीच में कितनी बार आक्रमण किया हुआ था? तो भारत पर 17 बार आक्रमण किया हुआ था। 17 बार आक्रमण किया हुआ था। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम ने जो उत्तर में गंगा तक, दक्षिण पूर्वी एशिया तक विजय विजय वाले एक महान शासक था। ठीक है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन ओरेयूर के प्राचीन मुख्यतः चोल परिवार से था, जिसने 9वीं शताब्दी के मध्य में मुत्तरैयार से कावी डेल्टा पर कब्जा किया हुआ था? अभी अभी मैंने बताया हुआ था कि नहीं बताया हुआ था? कौन था ये? विजयालय चोल था कि नहीं था? तो विजयालय चोल था, चोल परिवार का हिस्सा था। 9वीं शताब्दी ने मुत्तर शासकों से कावी डेल्टा पर विजय प्राप्त किया हुआ था। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका, विजयालय चोल। ठीक है, और शाही चोल वंश की स्थापना की हुई थी फिर इसने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। चोल राजवंश के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा
शहर एक मंदिर शहर के रूप में विकसित किया गया था? तो कौन सा शहर एक मंदिर शहर के रूप में विकसित किया गया था? तो आपको पता है कि एक शहर था भिल्ल स्वामिन। कौन था? भिल्ल स्वामिन जो था, ये वर्तमान मध्य प्रदेश है, ठीक है, वर्तमान मध्य प्रदेश, ठीक है। तो चोल राजवंश के दौरान एक मंदिर शहर के रूप में विकसित हुआ था। इसके आसपास बहुत सारे मंदिर थे, जैसे सोमनाथ हो गया, कांचीपुरम हो गया, मदुरै हो गया, तिरुपति हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से था। और यहाँ पर जो मंदिर होते थे ना, पहले लगता था कि आपको सिर्फ धार्मिक केंद्र थे, नहीं, ये आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के भी केंद्र हुआ करते थे। तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? भिल्ल स्वामिन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। शासक विजयलय के उत्तराधिकारियों द्वारा दक्षिण और उत्तर में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चोल साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था? तो किस क्षेत्र को जो है चोल साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था, इसके बारे में पूछा है। तो इसमें देखो, विजयलय के जो उत्तराधिकारी थे, जैसे आदित्य प्रथम हो गया, परांतक प्रथम हो गया, इन्होंने दक्षिण में जो है पांडवंश को, ठीक है, और उत्तर में जो है पल्लव क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की हुई थी, ठीक है। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। किसने विजय प्राप्त की हुई थी? एक तो आदित्य प्रथम हो गया, आदित्य प्रथम, और दूसरा था परांतक प्रथम, परांतक प्रथम। तो इन्होंने इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की हुई थी। अब आदित्य प्रथम ने जो है पल्लव शासक जो था अपराजित को हराया हुआ था। किसको? आदित्य प्रथम ने पल्लव शासक अपराजित को पराजित किया हुआ था। अपराजित वर्मन था, अपराजित वर्मन को पराजित किया हुआ था, ठीक है, जिसका नाम था अपराजित वर्मन, उसको ही पराजित कर दिया था। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। किस राजवंश की कांस्य मूर्तियां खोई हुई मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई गई थी? अभी मैंने बताया हुआ था, लॉस्ट वैक्स तकनीक ही बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? लॉस्ट लॉस्ट वैक्स तकनीकी बोला जाता है, ठीक है। इसे संस्कृत में बोला जाता है मधुच्छिष्ट विधान, ठीक है, मतलब बहुत खतरनाक है, कोई मतलब नहीं है। तो लॉस्ट वैक्स तकनीक है, इसके माध्यम से बनाया जाता है। खोई हुई मोम तकनीक बोला जाता है इसको। तो चोल वंश में बनाई जाती थी कांस्य की जो मूर्तियां होती थी, ठीक है। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। पोहार या कावेरीपट्टनम निम्नलिखित में से किस राजवंश का बंदरगाह था? तो पोहार या कावेरीपट्टनम है किस राजवंश का बंदरगाह था? तो यह जो बंदरगाह था वो चोल साम्राज्य का बंदरगाह था। किसका? चोल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। और यह जो है कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित था। कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित था, पर स्थित था, ठीक है। और यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर बनवाया और इसे जब्त किए गए एक सूर्यपीठ में भर दिया गया। तो इससे जो है जब्त किए क्या पूछा गया है एक प्रकार से कि 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल राजा जो राजेंद्र प्रथम थे, राजेंद्र प्रथम है, उन्होंने एक शिव मंदिर बनवाया था, उसे जब्त किए गए एक सूर्यपीठ में भर दिया गया था। ऐसा कौन सा मंदिर था, कहाँ पे बनवाया गया था, वो पूछा गया है, किसने बनवाया हुआ था, ठीक है। तो देखो, जो चालुक्य थे उन्होंने एक मंदिर बनवाया हुआ था। किसने? चालुक्यों ने, ठीक है। एक शिव मंदिर बनवाया हुआ था, किसने? चालुक्यों ने। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो राजेंद्र प्रथम जो थे वो गंगा कोलचर में एक भविष्य मंदिर बनाया था। और जो इससे विजय प्राप्त की हुई थी, इससे बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त हुई थी। वहीं पर जो चालुक्यों से एक जो सूर्यपीठ थी, एक गणेश प्रतिमा थी और दुर्गा थी, कई प्रतिमाएं यहाँ से ले ली गई थी, ठीक है। तो यहाँ से आप कह दोगे कि जो एक शिव मंदिर बनवाया था उसे जब्त किए गए सूर्यपीठ से भर दिया गया था। कहाँ से जब्त किए गए थे? तो चालुक्यों से जब्त किए गए थे। किससे? चालुक्यों से जब्त किए गए थे, जिससे कि एक सूर्यपीठ, एक गणेश प्रतिमा और दुर्गा की कई प्रतिमा यहाँ से ली गई थी, ठीक है। और पूर्वी चालुक्यों से एक नंदी की प्रतिमा भी यहाँ से प्राप्त की गई थी। तो कुल मिला के आप यहाँ पर कह सकते हो। और भी और प्रतिमाएं कहाँ से ली गई थी? जैसे कलिंग उड़ीसा से भी एक भैरव भैरवी की प्रतिमा भी लाई गई थी, ठीक है। बंगाल से क्या लाया गया था? काली की प्रतिमा लगाई थी। तो एक प्रकार से जो कह सकते हो कि ना, ये व्यापक विजयों का एक प्रकार से प्रतीक था। किसके? राजेंद्र प्रथम का था। तो राजेंद्र प्रथम के बारे में जब भी लिखा हो ना, तो ऐसे तो आपको लिख लेना कि इसने कहाँ कहाँ पे एक प्रकार से आक्रमण किए हुए थे, कहाँ पर अभियान किए हुए थे। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित में से किसे उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई थी? तो उत्तरापद का जो स्वामी है, उत्तरापद के स्वामी की उपाधि किसको दी गई थी? तो इसमें एक शासक था धर्मपाल, जो कि पाल वंश का शासक था। पाल वंश का, पाल वंश का शासक था, ठीक है।
और यह उपाधि जो है उन्हें उत्तरी भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार और संरक्षण में कारण मिली हुई थी। ठीक है, उत्तरापथ का स्वामी की उपाधि क्यों दी गई थी? ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत सारे अभियान किए हुए थे, इन्होंने जो अभियान, एक शक्तिशाली शासक तो था, गोपाल के बाद धर्मपाल ही शक्तिशाली शासक हुआ था, तो इन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ था कि उत्तर भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया हुआ था। तो बौद्ध धर्म का प्रसार और संरक्षण दिया हुआ था, ठीक है ना। तो इसलिए शक्तिशाली शासक था। इसका जो समय काल है शासन का, वो 770 से 810 ईस्वी के आसपास था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। द्रविड़ शैली के मंदिरों में मुख्य मंदिर शिखर को किस नाम से जाना जाता है? तो शिखर को किस नाम से जाना जाता है वो बताना है आपको। तो देखो, जो शिखर को नाम जाना था वो विमान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विमान। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था कि किस चीज को विमान कहा जाता था पहले भी। ठीक है, और द्रविड़ मंदिर के पीछे में एक दीवार होती थी जो संलग्न होती थी। तो गोपुरम के सामने की जो दीवार होती है उसका प्रवेश द्वार हुआ करता था। क्या होता था? प्रवेश द्वार हुआ था। और मंडप जो होता था, जो मंडप है, एक प्रकार के सार्वजनिक अनुष्ठानों के लिए एक हॉल बनाया जाता था, स्तंभ युक्त हॉल होता था उसके लिए। ठीक है, और जो गर्भगृह होता था, गर्भगृह स्थान होता था जहाँ पर मुख्य देवता रखा जाता था। ठीक है, और शिखर जो है वो नागर शैली के मंदिरों को प्रयुक्त होता था। ठीक है, जो शिखर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, शिखर, ये नागर शैली के मंदिरों का प्रयुक्त होता था। तो विमान कहा जाता था शिखर। ठीक है, तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तो प्रवेश द्वार को जो कहा जाता था वो गोपुरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोपुरम। क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। ठीक है, और यह जो मंदिर की परिसर की जो है बाहरी दीवार और विशाल और अंक टावर के रूप में होता था। ठीक है, और यह सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। अब जैसे प्रसिद्ध गोपुरम वाले जो मंदिर होते थे जहाँ पर सबसे प्रसिद्ध द्वार बने होते थे, जैसे चिदम्बरम नटराज मंदिर हो जाएगा, चिदम्बरम नटराज मंदिर। ठीक है, इसके अलावा रंगनाथ स्वामी मंदिर जो श्रीरंगम में है। ठीक है, इसके अलावा एगम्बरेश्वरम श्वर मंदिर जो कि कांचीपुरम में है। ठीक है, तो ये सारे मंदिर होते थे जहाँ पे प्रसिद्ध है गोपुरम बने हुए थे। ठीक है, तो एक कांचीपुरम में है। ठीक है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। वास्तुशिल्प चमत्कार गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा बनाए गए थे? तो किस राजा के द्वारा बनाए गए थे? तो राजा राजेंद्र थे जिनके द्वारा ये बनाए गए थे गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर जो थे। ठीक है, तो राजा राजेंद्र यानी राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम का जो समय काल था वो 1014 से लेकर 1044 ईस्वी के आसपास था। बाकी इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50वां। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? एलोरा का जो भव्य कैलाश मंदिर है किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो इसमें जो है कृष्ण प्रथम था। कौन था? कृष्ण प्रथम था। ठीक है, तो प्रथम ने जो है एलोरा का मंदिर बनाया गया था। यह जो मंदिर है कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो है वहाँ पर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और कृष्ण प्रथम जो है एक राष्ट्रकूट शासक था। ठीक है, और इसका जो समय काल है वो 756 से लेकर 773 ईस्वी के आसपास था। ठीक है, और चट्टान के काटकर बनाया गया था। ठीक है, एलोरा में कुल मिलाकर 34 गुफाएं हैं, जिसमें कि बौद्ध, हिंदू, जैन सबकी गुफाएं हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 द्रविड़ शैली में मंदिर वास्तुकला में अंडाकार आकृतियों को निम्नलिखित में से किस शब्द में से जाना जाता है? तो इसने पूछा हुआ है कि जो वास्तुकला में जो अंडाकार आकृतियां हैं उनको किस शब्द से जाना जाता था? तो इसको जो अंडाकार आकृतियों को है गज पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। किसके? गज पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। गज पृष्ठ का मतलब हो गया हाथी की पीठ, हाथी की पीठ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और यह जो है हाथी की पीठ का मतलब हुआ है आकार जो है वो हाथी की पीठ के वक्र जैसा दिखा करता है। ठीक है, और द्रविड़ मंदिर को इस प्रकार से, जैसे वक्राकार कूट को, आयताकार को साला, वर्गाकार जो होता था उसको कूट कहा जाता है, आयताकार को साला कहा जाता था, अंडाकार को गज पृष्ठ कहा जाता था। ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे लिख लोगे तो जैसे वर्गाकार को कूट कहा जाता है। ठीक है, आयताकार को साला कहा जाता है। ठीक है, और अंडाकार को गज पृष्ठ कहा जाता है। अंडाकार को गज पृष्ठ कहा जाता है। ठीक है ना, सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52।
पल्लवी प्रकार के नागर मंदिर आमतौर पर किस आकार के होते हैं जिनकी छत एक गुंबदाकार कक्ष में उठती है? एक गुंबदाकार कक्ष में उठती है, उसके बारे में पूछा हुआ है। तो पल्लवी प्रकार के जो नागर मंदिर है किस आकार के होते हैं? तो यह जो है आयताकार आकार के होते हैं। किसके? आयताकार आकार के होते हैं। ठीक है। तो एक जो पल्लवी शैली है वो नागर मंदिर का एक प्रकार से उप शैली है। ठीक है, उप शैली है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जो ऐरावतेश्वर मंदिर है वो किसके द्वारा निर्माण करवाया गया हुआ था? तो देखो, जो यह निर्माण करवाया गया था वो राजराज चोल जो था, प्रथम नहीं, यहाँ पर द्वितीय था। तो राजराज चोल द्वितीय द्वारा किया गया था। ठीक है। और ऐरावतेश्वर का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के तंजावर या तंजौर जिले में, तंजौर जिले के कुंभकोणम में स्थित है। कुंभकोणम में स्थित है। कुंभकोणम में स्थित है। इसका निर्माण जो है 12वीं सदी में हुआ था, राजराज चोल द्वितीय द्वारा करवाया गया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तंजौर का जो बृहदीश्वर मंदिर है वो किसका निर्माण करवाया था? तो राजराज चोल प्रथम था, उसने निर्माण करवाया था। किसने? राजराज चोल प्रथम ने, ना कि राजेंद्र चोल प्रथम ने नहीं करवाया था। ठीक है। तो इसका राजराजेश्वर मंदिर है, इसको राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है वो 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच में हो गया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? अब किस राज्य में स्थित होगा इसके बारे में क्या ही यार मतलब बताना है, ये तो आपको ही पता होना चाहिए। तो ये तमिलनाडु में स्थित, कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में तंजौर शहर में स्थित है। किस पर? तंजौर में। मैं जल्द ही जाऊंगा यार तंजौर, पता है, तंजौर में स्थित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। द किंग ऑफ डांस किसका चित्रण है? द किंग ऑफ डांस, तो देखो अभी आपको बताया हुआ था, एक प्रतिमा है, नटराज प्रतिमा है। इसकी नटराज प्रतिमा है। तो नटराज प्रतिमा को द किंग ऑफ डांस कहा जाता है। तो चोलों के कांस्य नटराज हैं। किसके? चोलों के कांस्य नटराज हैं, जिसमें भगवान शिव हैं जो उनको तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। तो द किंग ऑफ डांस आप अभी जाना गूगल पे सर्च करना, जब आपको ये मूर्ति दिखे तो उसके बारे में पूरा पढ़ना अच्छे से प्रॉपरली। तो देखो इसमें शिव की है वो 4 भुजाएं दिखाई गई हैं। ठीक है। जिसमें अग्नि की एक अंगूठी से घिरी हुई है, मतलब ऐसे 4 चक्रा टाइप का है, ऐसे टाइप का। यहाँ पर चक्रा देखा हो तो इस टाइप का चक्रा है। फिर यहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है इस तरीके से, तो 4 हाथ हैं उसमें। तो मतलब मूर्ति बनाए हुए यहाँ पर बिगड़ जाएगी वो चीज़। ठीक है। तो वो अपन को उसका तिरस्कार नहीं करना है। ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो उसको सर्च करोगे आप तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। चोलकालीन नटराज की कांस्य प्रतिमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है। तो यहाँ पर जब भी आप पढ़ो ना, तो ऐसे प्रश्नों को डील करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप ये पढ़ो कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार नहीं करने बैठना, फिर वहाँ पे यहाँ पर आपको ये पढ़ना है सही। तो सही बताना है आपको। यहाँ पर कई वाले का होता है गलत कथन बताना है। अब आपको गलत कथन ढूंढना होगा तो यहाँ पर आपको गलत कथन ढूंढने पड़ते हैं। अभी आपको सही ढूंढना है एक एक करके। ठीक है। शिव को उनके दाहिने पैर पर संतुलित रूप से खड़े हुए दिखाया गया है, जो त्रिभाव का घोतक है। जब नटराज की मूर्ति आती थी तो उसमें ये होता था यार, नटराज का जो वो आ जाता, छिल्ला बोलते थे हम लोग ठीक है। तो वो आता था। ठीक है। और शिव को उनके बाएं पैर उठाए हुए भुजंगाश्रित की स्थिति में दिखाया गया, जो भक्त के मन में शिव माया भ्रम हटा देने के घोतक है। बिल्कुल सही है। मुख्य दाहिना हाथ में डमरू पकड़े हुए, जो शिव का प्रिय वाद्य है। ये भी सही है। तीनों ही सही है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपने दस्तावेज पहले प्राकृतिक में बाद में संस्कृत में जारी किए हुए थे? तो किस राजवंश ने ऐसा जारी किया हुआ था? तो एक वंश था, पल्लव राजवंश था। तो पल्लव ने जो समय काल था, पल्लव राजवंश का समय काल था वो 575 से लेकर 897 ईस्वी तक था। ठीक है। तो इन्होंने ही जो है पहले प्राकृतिक में बाद में संस्कृत में जारी किए हुए थे दस्तावेज। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। और इनकी जो स्थापना की हुई थी, पल्लव वंश की स्थापना, तो संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। सिंह विष्णु था। और इनकी जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी। राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है।
और स्थापत्य कला के महान संरक्षक जो थे, जैसे देखा जाए तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किया हुआ था, सूर्य मंदिर का निर्माण वो पल्लव वंश के शासकों ने करवाया हुआ था। ठीक है, हम जब रेगुलर क्लासेस करेंगे तो वहां पर पल्लव कला भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से किस चोल राजा ने नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण के लिए श्रीविजय के शैलेंद्र राजा को प्रोत्साहित किया हुआ था? तो चोल राजा ने जो है नेगापट्टनम के बारे में पूछा हुआ है कि श्रीविजय शैलेंद्र राजा को प्रोत्साहित किया हुआ था, कौन शासक होगा? आपको क्या लगता है कौन सा शासक होना चाहिए इसमें? राजेंद्र प्रथम? तो राजेंद्र प्रथम नहीं था इसमें। ठीक है, इसमें पूछा हुआ है कि बौद्ध विहार के निर्माण के लिए श्रीविजय के शैलेंद्र राजा को प्रोत्साहित किया हुआ था, तो इसमें जो राजा था वो था राजराज प्रथम। यहाँ पर राजेंद्र प्रथम नहीं आया, राजेंद्र प्रथम ने तो शैलेंद्र राजा को पराजित कर दिया था और जीत लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस बिहार को मतलब श्रीमार के पिता थे, चूड़ामणि विहार कहा जाता है। ठीक है, तो शैलेंद्र राजा के विजय तुंग बर्मन थे, नागपट्टनम ने बिहार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया हुआ था। ठीक है, इसको शैलेंद्र विजय राजा को प्रोत्साहित किया हुआ, तो इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, भारत में प्राचीन हिंदू धातु प्रतिमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है हमको। चोल काल अपनी धातु मूर्तिकला के सौंदर्य और तकनीकी कौशल के लिए प्रसिद्ध था। बिल्कुल प्रसिद्ध था भाई, तभी तो नटराज जैसी मूर्ति बनी हुई है लॉस्ट वैक्स तकनीक से। ठीक है, चोल धातु प्रतिमाओं की प्रतिमा विद्या और शैली प्रतिमाओं की प्रतिमा विद्या और शैली के समान थी। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। तो 1 और 2 दोनों सही आंसर हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही, क्योंकि यहाँ पर जो कई सारी पत्थर की मूर्तियों में बनी हुई है, जैसे देवी देवता की मूर्तियां का चित्रण एक ही परंपरा के अनुसार रहा है। कुल मिलाकर देखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार करना है, एक एक साम्राज्य बताना है, कौन राज्य हैं जो 8वीं शताब्दी ईस्वी तक स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो आपको बताना है कि करके। ठीक है, देखते हैं। जैसे जो होयसल वंश है उनका जो समय काल था वो 10वीं से लेकर 14वीं सदी तक था। 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। कहाँ पर? कर्नाटक में, कर्नाटक में था। फिर आ जाएगा गहड़वाल वंश। ठीक है, तो गहड़वाल वंश का जो समय काल था वो 1080 से लेकर 85 ईस्वी के बीच में था। कन्नौज में स्थापित हुआ था ये वाला। ठीक है, और राजा जयचंद भी वो थे गहड़वाल वंश से ही थे। रहता है काकतीय वंश जो है वो 12वीं से 14वीं सदी के बीच में आता है। 12वीं से 14वीं सदी के बीच में आता है, यानी कि होलसेल के समकालीन थे काकतीय। ठीक है, और फिर आ जाता है यादव जो द्योगरी वंश है, द्योगरी शासक थे, इन्होंने भी 12वीं से 14वीं सदी के बीच में शासन किया हुआ था। ठीक है, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 8वीं शताब्दी में कोई भी नहीं बचता है, तो ये गलत हो जाते हैं, ये चारों ही गलत हैं। तो किसी ने भी शासन नहीं किया हुआ था, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सही कथन बताना है हमें एक एक करके। अब देखिए यहाँ पर सभी युग्मों को देख लेते हैं। तो नन्नुक जो है वो चंदेल वंश का संस्थापक था। बिल्कुल सही है भाई, इसका ही था। जयशक्ति जो है वो किसका था? जयशक्ति परमार वंश का था? नहीं, ये भी चंदेल वंश का ही शासक था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। नागभट्ट द्वितीय जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का ही शासक था, ये वाला सही हो जाएगा। भोज जो है वो भी गुर्जर प्रतिहार का था, ना कि भोज जो था वो परमार वंश का था, ना कि प्रतिहार वंश का था, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो एक ही सही है और एक ही सही है, तो केवल 2 युग्म ही सही है, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चोल शासकों के शिक्षण में शिव मंदिर का निर्माण नहीं किया गया था? तो जहां जहां निर्माण किया गया था वो बताना है आपको। तो देखो, एक तो जैसे नटराज चिदम्बरम मंदिर हो जाएगा, नटराज मंदिर। ठीक है, नटराज की मूर्ति जो है शिव की से संबंधित है। तंजावर का बृहदीश्वर मंदिर जो हो जाएगा, तो तंजावर में भी बृहदीश्वर मंदिर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, गंगाकोंड चोलपुरम का है, ये भी शिव मंदिर है। तो ये तीनों जो है चोल शासकों के द्वारा निर्मित हुए थे, शिव मंदिर थे। तीनों के तीनों जो है तो तीनों जगह पर शिव मंदिर है। ठीक है, लेकिन जो नाणे घाट है यहाँ पर शिव मंदिर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक दर्रा है, पश्चिमी घाट का दर्रा है। ठीक है, जो सातवाहन काल से संबंधित है। किससे? सातवाहन काल से संबंधित, सातवाहन काल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण आरंभिक चोलकालीन चित्रकला है जिसकी खोज वर्ष 1931 में बृहदीश्वर मंदिर तंजावर में की गई थी? तो बृहदीश्वर मंदिर तंजावर में की गई थी, कहाँ पे थे? तो बुद्ध जिनके दोनों ओर चोरी वाहक हैं, युग दक्षिणा मूर्ति के रूप में शिव, या छिकाली एक सिंह सिंहासन पर सर्व फन वाले पार्श्वनाथ, तो कौन से थे? तो इसमें जो है युग दक्षिणा मूर्ति के शिव हैं। कौन है? युग दक्षिणा मूर्ति के शिव हो जाएंगे, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और 1931 में क्या है, इतिहासकार एक थे, इतिहासकार का नाम था S.K. गोविंद स्वामी थे। इन्होंने जो है तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर में जो खोज की हुई थी, किसकी? योग दक्षिणामूर्ति शिव की खोज की हुई थी। ठीक है, योग दक्षिणामूर्ति शिव की रूप, इसने 1931 में, इतिहासकार S.K. गोविंद स्वामी ने।
एस के गोविंद स्वामी के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित चोल राजाओं में से किसने मालदीव को जीता और राज्य में मिला लिया? कौन सा हो सकता है? आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए? भैया इसमें राजेंद्र प्रथम नहीं है। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने जो है अभियान तो किए हुए थे लेकिन मालदीव में नहीं किया हुआ था। ठीक है, और नौसैनिक परंपरा को राजेंद्र प्रथम ने आगे बढ़ाया हुआ था, लेकिन राजराज प्रथम था जिसने मालदीव राज्य को जीत लिया था। किसने? राजराज प्रथम ने। तो श्रीलंका, इसने कौन कौन से क्षेत्रों को जीता? श्रीलंका का उत्तरी भाग हो गया, ठीक है, मालदीव हो गया, मालदीव हो गया और लक्षद्वीप हो गया। तो इन क्षेत्रों को जीता हुआ था। ठीक है, और हिंद महासागर का कुछ छोटे मोटे द्वीप थे सबको जीता हुआ था। बाद में इसी ने ही उस क्षेत्र को और मतलब आगे बढ़ाया हुआ था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। तो इसलिए सही आंसर जो है इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमने जो है 65 क्वेश्चंस कर लिए हैं और हमारे यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री विद द एंड होती है। ठीक है, अगर आप मेडिवल हिस्ट्री का एक्सेस लेना चाहते हैं पहले नंबर में ही और मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आप हमारे इस रैंक अप UIQ को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फिजिक्स क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आपको फिजिक्स क्लासेस भी मिलने लगी होंगी। स्टैटिक जीके भी जल्दी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी होगी। तो सारी क्लासेस जो है वो जल्द से जल्द वहाँ पर रैंक अप UIQ पर बहुत जल्द सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और स्टार्ट ही नहीं, जल्दी से जल्द यहाँ पर द एंड भी हो चुकी होंगी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको सिंपल है PYQ50 के नाम से आप एक कूपन कोड का यूज करेंगे तो यह बैच जो है 149 का आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप जो फ्री वाले दोस्त हैं उनके लिए प्राइम जी प्रैक्टिस वीडियो है। कुछ दोस्तों की शिकायतें हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं हुई हैं, बस जल्द से जल्द यहाँ पर चीज़ें ऐड भी हो चुकी होंगी। ठीक है, और तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं रैंक अप UIQ को। बाकी जो दोस्तों ने पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो पॉलिटी को जरूर देखें, जियोग्राफी को देखें, एंशिएंट हिस्ट्री को देखें, सारी क्लासेस को लगातार देखते रहें। और हम यहाँ पर जल्द से जल्द और भी सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं। ठीक है, जो आपको जो फैटमैन सीरीज है, घटना चक्र है, लूसेंट है, इन सारी जो बुक्स हैं उनका कॉम्बिनेशन थ्योरीज में मैं जल्द से जल्द आपके सामने पेश करने वाला हूँ। बहुत जल्द ही आपको मिलेंगे। ठीक है, और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।